Hi everyone. Today we are going to discuss keys, snap rings and helicoils. कीज क्या हैं? अगर हम इन्हें देखें तो ये एक तरह का स्लॉट होती हैं, मतलब स्लॉट कट आउट होता है किसी भी मशीन में या पार्ट में। तो ये ऐसा क्यों कट किया जाता है? जहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हमारे पास टू मेटिंग पार्ट्स हैं और उन्हें हमें असेंबल करना है, तो सम जगह पर उन मेटिंग पार्ट्स में हम क्या करते हैं कि इन स्लॉट्स को कट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि ये वाला पार्ट इसके साथ ये शाफ्ट है और इसके साथ इस गियर असेंबली को असेंबल आउट करना है। तो हमने क्या यहाँ पे क्या किया गया है कि इस शाफ्ट में ही स्लॉट को कट कर दिया गया है। तो ये जो स्लॉट कट होता है उसे की वे बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे की वे बोलते हैं। और इस स्लॉट में जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लग रहा है इसे हम की बोलते हैं। तो दो मशीन पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए कीवे टेक्निक एंड कीवे एंड की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली दो पार्ट्स को आपस में असेंबल करने के लिए हम कीज एंड कीवे का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं। जिस तरह से लेथ मशीन्स पर भी उनके गियर्स को उनके शाफ्ट के साथ अटैच करने के लिए कीज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें, जो प्रोपेलर की शाफ्ट होती है, तो जो एयरक्राफ्ट प्रोपेलर्स हैं उनकी जो शाफ्ट होती है, तो कुछ प्रोपेलर्स में शाफ्ट में भी ये एक स्लॉट कट होता है, इसे की वे बोलते हैं। फिर हम प्रोपेलर्स को अलाइन करते हैं। फिर कीज क्या है? एक मेटल का प्लेट या एक ऑब्जेक्ट है मेटल्स का, जो कि इसी स्लॉट के डायमेंशंस का होगा, जो इसके अंदर इसके साथ अलाइन करेगा। तो पहले हम प्रोपेलर्स को इंस्टॉल करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर हम वहाँ पे की को लगाएंगे। तो ये प्रोपेलर इस शाफ्ट से बाहर नहीं आएगा या इसके रोटेशन के साथ घूमेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा। मतलब इसकी रोटेशन अनदर डायरेक्शन में, प्रोपेलर अनदर डायरेक्शन में ऐसा नहीं होगा। तो इसी तरह से यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो गियर है इस शाफ्ट के साथ ही घूमे। तो इसलिए हमने क्या बनाया किया कि शाफ्ट पर ही हमने क्या किया गया है, कीवे बना दिया। कीवे मतलब इस तरह से स्लॉट को कट कर दिया। उसके बाद ये जो गियर असेंबली है इस शाफ्ट के साथ कैसे अरेंज रहेगी, फिक्स करने के लिए उसमें एक की लगा दी गई है, चाबी लगा दी गई है। एक सिंपल सी भाषा में बोलें तो ये इसके साथ क्या हो गया, लॉक हो गया। और ये पूरी असेंबली अब शाफ्ट के साथ क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो इसलिए कीज एंड कीवे का यूज़ किया जाता है किसी भी टू मेटिंग पार्ट्स को आपस में कंबाइन करने के लिए, ताकि जो आपका टॉर्क है वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो सके। अब हम बात करते हैं स्नैप रिंग्स की। स्नैप रिंग्स में हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी क्या कहलाती हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्नैप रिंग्स होती हैं। तो अगर हमारे पास इसे हमारे पास शाफ्ट है या फिर हमें कहीं पर बेयरिंग्स लगी हुई हैं और हम उन बेयरिंग्स को नहीं चाहते कि वो शाफ्ट से बाहर आएँ, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक लॉकिंग मैकेनिज़्म रखते हैं। तो उसी लॉकिंग मैकेनिज़्म में इन स्नैप रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्नैप रिंग्स इस तरह की भी होती हैं, मतलब एक्सटर्नल आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट पे भी इस्तेमाल होती हैं। और अगर हम देखें तो इंटरनल डायमीटर में भी इनका, या इंटरनल ग्रूव्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जो असेंबली है वो शाफ्ट से बाहर मत आए। समवेयर व्हील असेंबलीज में जहाँ पे बेयरिंग्स वगैरह लगी हैं वहाँ पे भी हम इंटरनल ग्रूव्स में इन स्नैप रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह की लॉकिंग मैकेनिज़्म है, जो कि आपके या तो आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट पे या इनर ग्रूव्स में लगाई जाती हैं, ताकि रेस्ट ऑफ द पार्ट बाहर मत निकले। तो इसके लिए डिफरेंट तरह के प्लायर्स भी आते हैं, जो कि इन स्नैप रिंग्स को इंसर्ट करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इनके लग्स को देखिए किस तरह से ये ऊपर की तरफ बेंड हैं, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट हैं, कितने अपार्ट हैं, ये कितने पास में हैं, और ये भी कितने पास में हैं और ऊपर की तरफ बेंड है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैप रिंग प्लायर्स हैं।
तो अगर हम कहें तो स्नैप रिंग क्या एक तरह का रिंग का मेटल है जिसमें एक स्प्रिंग लाइक एक्शन होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इस शाफ्ट पर क्या करता है, ग्रिप बना लेता है, लॉकिंग मैकेनिज्म को फेवर करता है। और कुछ स्नैप रिंग्स जो कि आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट पे कनेक्ट की जाती हैं, तो हम उनको भी वहाँ पर समटाइम्स क्या करते हैं, वायर से लॉक कर देते हैं। तो इस तरह से ये स्नैप रिंग्स हैं, और इन स्नैप रिंग प्लायर से हम इन स्नैप रिंग्स को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर मैकेनिज्म और शाफ्ट से। दूसरी बात क्या है कि इन स्नैप रिंग्स के साथ उनको तब तक हम इस्तेमाल करते रहते हैं या तो उनका शेप डिफॉर्म ना हो जाए, या तो इसमें जो स्प्रिंग लाइक एक्शन है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो तब तक हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रीयूजेबल रहती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हेलिकॉइल्स। ये हेलिकॉइल्स हैं क्या और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हम बार बार अगर हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर हम फास्टनर्स को लगा रहे हैं, तो फास्टनर्स को लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फास्टनर्स बार बार लगते हैं, इंस्टॉल करते हैं, रिमूव करते हैं, उन पे बार बार लोड भी पड़ता है, तो थ्रेड्स के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर थ्रेड्स बार बार डैमेज हो रहे हैं या एक लॉन्ग टाइम के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद थ्रेड्स डैमेज हो रहे हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम थ्रेड्स को नया बनाएं या तो फिर हम क्या करें कि नए फास्टनर्स को लगाएं। तो इन सब को रिड्यूस करने के लिए कि, और स्ट्रक्चर अगर बार एक ही जगह पे बार बार थ्रेड डैमेज होगा तो स्ट्रक्चर भी वीक होगा, तो या तो आप फिर नए फास्टनर्स को वहाँ पे इंस्टॉल करें, नए ग्रूव बनाएं, नए फास्टनर्स लगाएं, तो कॉस्टली भी बार बार पड़ने लगे क्योंकि नया फास्टनर्स हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उन सब से ओवरकम होने के लिए एक टेक्निक अपनाएगी, क्यों ना हम उन थ्रेड को ही रिपेयर कर दें, और उन थ्रेड्स को रिपेयर करने के लिए ही इन हेलिकॉइल इंसर्ट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। द हेलिकॉइल इंसर्ट्स का मेन मोटो क्या है कि ये जो हमारे डैमेज थ्रेड्स रहते हैं उनको हम रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर ये सब क्या है, डैमेज थ्रेड हो गए, थ्रेड्स डैमेज कर गए, तो हमने हेलिकॉइल इंसर्ट को इस्तेमाल करके उन थ्रेड्स को रिपेयर कर लिया। तो अब इसके लिए हमें कोई नए तरह का फास्टनर्स नहीं लगाना पड़ेगा, जो फास्टनर्स ऑलरेडी इसमें लग रहा था, जो बोल्ट लग रहे थे वही बोल्ट यहाँ पर वापस इंस्टॉल हो जाएगा, कोई सी नए बोल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो इकोनॉमिकल भी होगा। तो ये हेलिकॉइल्स हैं। अब इन हेलिकॉइल्स में क्या होता है कि ये पोर्शन जो क्या कहलाता है, टैंक कहलाता है। टैंक, इसे ड्राइविंग टैंक भी या टैंक कहते हैं। इसको बना मतलब ये होता क्यों है, अगर आप इस हेलिकॉइल को इंसर्ट करने वाला ये टूल देखें तो इसमें एक स्लॉट कटा हुआ है। ये स्लॉट ही क्या होता है, यहाँ पर ये जो है इसको क्या करता है, ये स्लॉट यहाँ के फंस जाता है और इस टैंक को ड्राइव करने में मतलब इंस्टॉल करने में मदद करता है, इसलिए ये टैंक बना हुआ है। और ये नॉच क्यों बना हुआ है, जब ये हेलिकॉइल इंसर्ट हो जाती है तो फिर हम इस टूल की मदद से, ये जो है आपका टूल है, इस टूल की मदद से क्या करते हैं, इस नॉच को वहाँ से ब्रेक कर देते हैं और हेलिकॉइल पूरी तरह से क्या हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है। नॉच यहाँ पर ब्रेक करने के लिए ही दिया गया है। ये सिर्फ टैंक है, ड्राइविंग टैंक इसलिए दिया गया है ताकि आप इस हेलिकॉइल को क्या कर सकें, इंसर्ट कर सकें विद द गिवन टूल। तो हेलिकॉइल्स क्या, तो मेन मोटो क्या हुआ कि ये प्रिसीजन फॉर्म्ड स्क्रू थ्रेड कॉइल्स होते हैं जो कि स्टेनलेस 18 स्टेनलेस स्टील वायर से बने होते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो हेलिकॉइल्स यहाँ पर देख रहे हैं आपने, डैमेज थ्रेड था और हमने हेलिकॉइल को इंसर्ट किया, तो हेलिकॉइल जब इंसर्ट हुआ तो जो बोल्ट के ऊपर जो मेल थ्रेड्स बने हुए हैं उनको वो क्या कर रहा है, हेलिकॉइल्स एकोमोडेट कर रहा है। मतलब आपस एकोमोडेट करने का मतलब कि जब इसमें बोल्ट को आप इंसर्ट करोगे तो उनके मेल थ्रेड्स को क्या कर लेगा, इंगेज कर लेगा। तो हम इन जब इंगेज करने से पहले जब हेलिकॉइल्स को लगा रहे हैं तो यही ड्राइविंग टैंक्स ही हमें हेल्प कर रहे हैं इन हेलिकॉइल्स को इन डैमेज थ्रेड्स में इंसर्ट करने के लिए, वाया द हेल्प ऑफ दिस टूल विच हैविंग अ नॉच हियर, जिसमें कि जो ड्राइविंग टैंक में फंसेगा और उसको आप रोटेट करते जाएंगे तो ये क्या करेगा, आपका हेलिकॉइल को इंसर्ट कर देगा। दूसरी बात क्या है
कि sometimes we called as a कि this is used as a screw thread bushings and they restore the damaged thread. Another thing, protect and strengthen the tapped threads in the light materials, metals and plastics, particularly in locations which require frequent assembly and disassembly. अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई किसी भी पर्टिकुलर एयरफ्रेम में या कहीं पर आपके बार बार जो हैं थ्रेड्स, जहाँ पर आप बार बार फास्टनर्स को लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, अगर थ्रेड्स डैमेज हो रहे हैं और आप वहाँ पर बार नए थ्रेड बनाने जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर को रीस्टोर भी ये करता है। अगर आपने इस हेलिकॉयल थ्रेड्स को वहाँ पे लगा दिया जहाँ पर थ्रेड्स बार बार डैमेज हो रहे हैं, तो एक रीस्टोरेशन प्रोसेस भी है और उस पर्टिकुलर थ्रेड, उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर फास्टनर के लिए जो थ्रेड बना हुआ है उसको स्ट्रेंथन भी ये करेगा। तो वहाँ पे भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हेलिकॉयल्स को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपका मेन मोटो क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा थ्रेड कितना डैमेज हुआ है। उसके बाद थ्रेड अगर डैमेज हुआ है, उसके बाद सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया को ड्रिल करेंगे एप्रोप्रिएट ड्रिल बिट का इस्तेमाल करके। ये हमारे पास देखिए हेलिकॉयल को रिपेयर करने वाली किट है जिसमें पहले ड्रिल करते हैं। आपने ड्रिल किया, उसके बाद फिर हम टैपिंग करेंगे। टैपिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि मेज़र करेंगे कि भाई जितना थ्रेड डायमीटर हमें चाहिए था वो है कि नहीं। तो ये हेलिकॉयल गेज है, इसकी मदद से हम क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे या थ्रेड्स को चेक कर लेंगे कि हमारा प्रॉपरली थ्रेड अचीव हुआ है या नहीं। उसके बाद इस टूल की मदद से हम हेलिकॉयल के टैंक में इस टूल को फिट करेंगे और ड्राइव करेंगे क्लॉकवाइज। फिर वो हेलिकॉयल क्या करेगी, उस पर्टिकुलर जो आपने टैपिंग किया है थ्रेड करने के बाद, ड्रिल करने के बाद, फिर ये हेलिकॉयल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट होने के बाद फिर आपने यहाँ देखा ये नॉच बना हुआ है, तो जब हेलिकॉयल इंसर्ट हो जाएगी तो फिर इस टूल की मदद से और हैमर की मदद से हम क्या करेंगे, उस नॉच को वहाँ से ब्रेक कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि हेलिकॉयल जो है आपकी इंसर्ट हो जाती है। तो हेलिकॉयल लगाने के पीछे मेन मोटो ये है कि हम बार बार नए फास्टनर्स का इस्तेमाल ना करें, ताकि ये इकोनॉमिकल भी रहे और थ्रेड्स का डैमेज अगर होता है तो वापस उसी फास्टनर का इस्तेमाल कर लिया जाए और थ्रेड्स को रीस्टोर कर लिया जाए। तो एक तरह का थ्रेड का रीस्टोरिंग पर्पस भी हो जाता है। तो इस तरह से हम हेलिकॉयल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मेन प्रोसेस क्या है हेलिकॉयल्स में कि फर्स्ट वी एनालाइज द थ्रेड्स कितना डैमेज हुआ है, देन आफ्टर एनालिसिस हम क्या करेंगे, वहाँ पर ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग करने के बाद टैपिंग करेंगे। टैपिंग करने के बाद हेलिकॉयल थ्रेड गेज से हम उस पर्टिकुलर थ्रेड को चेक करेंगे कि हमारी प्रॉपरली थ्रेड बना है या नहीं बना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेलिकॉयल को इंसर्ट करेंगे। इन बुक्स में समवेयर इस तरह का टूल नहीं दिया हुआ है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टूल दिया है, लेकिन उसमें भी नॉच ही बने रहते हैं। वो भी हेलिकॉयल इंसर्ट जो आपके टैंक हैं उनको ड्राइव करने के लिए ही है, ताकि इन टैंक को ड्राइव करके हेलिकॉयल को इंसर्ट किया जा सके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि हेलिकॉयल्स आर प्रिसीजन फॉर्म्ड स्क्रू थ्रेड कॉयल्स और इनका मटेरियल क्या होता है, 18/8 स्टेनलेस स्टील वायर होता है। और अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि दे शुड, अगर हम थोड़ा दूर से देखें तो दे सीम्स लाइक एन क्या कि स्प्रिंग्स हैं, लेकिन नहीं, अगर हम इनके क्रॉस सेक्शन की तरफ जाते हैं तो इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होता है, डायमंड शेप्ड क्रॉस सेक्शन होता है। और इसलिए हम इन्हें स्क्रू थ्रेड बुशिंग्स भी कहते हैं। समवेयर इट इज़ कॉल्ड स्क्रू थ्रेड बुशिंग्स एंड मेन पर्पज इज टू व्हाट, टू रिस्टोर डैमेज थ्रेड्स। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हेलिकॉयल्स, फिर कीवेज, की और स्नैप रिंग्स। तो इन दिस चैप्टर वी आर कंप्लीटिंग 3 मेन इंपॉर्टेंट लिटिल टॉपिक्स, कीज एंड कीवेज एंड स्नैप रिंग्स। स्नैप रिंग्स आपके ये एक्सटर्नल स्नैप रिंग्स हैं, फिर ये इंटरनल स्नैप रिंग्स हैं। स्नैप रिंग्स आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट भी हो सकते हैं और इंटरनल मतलब इंटरनल ग्रुप्स में भी स्नैप रिंग्स का
क्या किया जाता है, यूज़ किया जा सकता है, और वो भी क्या करते हैं, एक तरह का लॉकिंग मैकेनिज्म ही फेवर करते हैं। और किस तरह से स्नैप रिंग प्लायर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैप रिंग प्लायर्स, और ये स्नैप रिंग प्लायर्स किस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सो वी हैव कवर्ड 3 टॉपिक्स हियर. For the next we come in another video lecture. Thanks.